बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 33 स्टार्ट करते हैं। तो ये इसमें हम ब्लड फिजियोलॉजी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाता है कि रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ बयान की गई हैं कि रेड ब्लड सेल जो है बाइकनकेव डिस्क की शक्ल के होते हैं। ठीक है, इनका डायमीटर जो है इनके यहाँ से लेकर यहाँ तक इनका जो मेन डायमीटर है ये 7.8 माइक्रोमीटर होता है। और इनकी थिकनेस जो एजेस पे इनकी थिकनेस, इन किनारों पे इनकी थिकनेस होती है वो 2.5 माइक्रोमीटर होती है। और सेंटर से ये जो है थिन होते हैं, पतले होते हैं। और सेंटर में इनकी थिकनेस जो है 1 माइक्रोमीटर होती है। तो इसमें बेसिकली अपने डायमीटर को याद रखना है, थिकनेस को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो कंसनट्रेशन की बात करें कि इनका नंबर कितना होता है, तो मेल्स के अंदर इनकी जो तादाद है वो 5.2 मिलियन होती है पर मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ ब्लड। और फीमेल्स के अंदर 4.7 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, अब रेड ब्लड सेल्स के अंदर हेमोग्लोबिन जो है वो कितनी कंसनट्रेट हो सकती है, तो ये 100 मिलीलीटर हो अगर सेल्स का, तो इसके अंदर 34 ग्राम हेमोग्लोबिन जो है वो मैक्सिमम जो है वो एक्यूमुलेट हो सकती है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि मैक्सिमम इनकी एबिलिटी हेमोग्लोबिन को कंसनट्रेट करने की वो 34 ग्राम है। इससे ज़्यादा ये हेमोग्लोबिन अटेन नहीं कर सकते। तो हेमोग्लोबिन एचबी लेवल जो मेल्स के अंदर होता है, मेल्स ब्लड के अंदर, वो 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये 100 ml ऑफ सेल्स के अंदर है। इनके सेल्स अगर 100 ml आप सिर्फ सेल्स का लें तो उसमें मैक्सिमम 34 ग्राम हो सकती है। लेकिन जब ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स भी हैं, प्लाज्मा भी है, उस वजह से ये डिल्यूट हो जाता है। और उसके अंदर मेल्स के अंदर जो कंसनट्रेशन आती है हेमोग्लोबिन की वो 15 ग्राम आती है। क्योंकि नॉर्मली हम कहते हैं कि एक सेल जो है, रेड ब्लड सेल जो है, उसके अंदर हेमोग्लोबिन तकरीबन मैक्सिमम वैल्यू तक ही जो है वो प्रेजेंट होती है। लेकिन चूंकि अदर कंटेंट भी है ब्लड में, तो ब्लड के अंदर ये वैल्यू 34 ग्राम के बजाय 15 ग्राम आ रही है मेल्स के अंदर। और फीमेल्स के अंदर आती है 14 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। अब फीमेल के अंदर एच जो है वो स्लाइटली लो है मेल्स की निस्बत, क्योंकि मेल्स का जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो जो एरिथ्रोपॉइसिस है, इनके रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन है, उसको वो स्टिमुलेट कर रहा होता है, उसका स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है। इस वजह से मेल्स के अंदर हेमोग्लोबिन जो है वो स्लाइटली ज़्यादा होती है। चिल्ड्रन के अंदर इसकी वैल्यू 14 से 19 होती है, क्योंकि चिल्ड्रन के अंदर रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन जो है वो रैपिडली चल रही होती है। तो 1 ग्राम हेमोग्लोबिन जो है वो कितनी ऑक्सीजन बाइंड कर सकती है, 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि 1 ग्राम अगर 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन बाइंड करती है तो मेल के अंदर टोटल है 15 ग्राम हेमोग्लोबिन। तो 15 ग्राम कितनी बाइंड कर सकती है, 15 ग्राम को हम मल्टीप्लाई कर दें 1.34 के साथ, तो ये अप्रॉक्सीमेट 20 ml ऑक्सीजन आती है। यानी कि 100 मिलीलीटर जो ब्लड है मेल के अंदर, उसके अंदर 15 ग्राम हेमोग्लोबिन है। और वो 15 ग्राम हेमोग्लोबिन 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन को बाइंड कर सकती है। इसका मतलब है कि अगर हेमोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड है, 100% ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ी हुई है, तो 100 मिलीलीटर ब्लड मेल के अंदर जो है वो 20 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा। जबकि वुमेन की बात करें तो उनके अंदर 14 ग्राम है, उसको 1.34 से मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 19 ml आता है। तो इसी तरह चिल्ड्रन के अंदर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू। तो इससे ऑनवर्ड मूव करें तो रेड ब्लड सेल्स जो है वो क्या क्या फंक्शंस पर जो है वो कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर। तो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इनका क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का। ये लंग्स से ऑक्सीजन उठाते हैं और उसको टिश्यूज़ तक जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। दूसरा काम क्या है इनका, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। यानी कि टिश्यूज़ से ये कार्बन डाइऑक्साइड को उठाते हैं और इसको फेफड़ों तक लेके जाते हैं। और तीसरा काम है बफर का। अब बफर का काम इसके अंदर है हेमोग्लोबिन जो है वो परफॉर्म कर रही होती है। होता क्या है टिश्यू लेवल पे, ये बाद में हम डिटेल से भी ये चीज़ें पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जब टिश्यू लेवल पे एक सेल है सपोज, और इसके अंदर यहाँ पे यूँ हेमोग्लोबिन पड़ी हुई है। अब टिश्यू लेवल पे क्या होता है, हेमोग्लोबिन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ी हुई है सपोज। टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज़ हो जाती है, टिश्यू के पास चली जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से डिफ्यूज़ करके अंदर जाती है। ठीक है, अब रेड ब्लड सेल के अंदर एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वो यहाँ पे मौजूद वाटर के साथ, यानी कि यहाँ पे वाटर भी मौजूद है H2O। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे रिएक्ट करते हैं और वो बना देते हैं H2CO3, यानी कि कार्बोनिक एसिड बना देते हैं रेड ब्लड सेल के अंदर। एक कार्बोनिक एसिड फिर टूट के आगे बना देता है हाइड्रोजन आयंस प्लस HCO3, यानी कि बाइकार्बोनेट आयंस। अब होता ये है कि यहाँ पे साइडों पे ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर प्लाज्मा है, ठीक है। बाइकार्बोनेट अब यहाँ पे जो बनता है HCO3, वो यहाँ से बायो डिफ्यूज़ कर जाता है और इसके बदले में क्लोरीन, यानी कि नेगेटिविटी और जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है सेल की, उसको मेंटेन करने के लिए बाहर से नेगेटिव क्लोरीन इसकी जगह अंदर आ जाता है।
और जो हाइड्रोजन आयन अंदर बने होते हैं वो हाइड्रोजन आयन जो हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाते हैं। इस तरह हीमोग्लोबिन जो है हाइड्रोजन आयन्स को पकड़ कर इनको न्यूट्रलाइज करती है और सेल के अंदर जो पीएच है उसको चेंज होने से रोकती है। इस तरह हीमोग्लोबिन जो है वो बफर का रोल जो है प्ले कर रही होती है। अब बाइकार्बोनेट आयन है, बाइकार्बोनेट आयन जब ये फेफड़ों तक पहुंचता है तो वहाँ पे सारे रिएक्शन जो है उलट हो जाते हैं। बाइकार्बोनेट बाहर से अंदर जाता है, दोबारा यहाँ से हाइड्रोजन आयन भी रिलीज़ हो जाता है, हीमोग्लोबिन से दोनों मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। वो फिर टूट के रिवर्स रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाय डिस्चार्ज हो जाती है। ये सारा प्रोसेस हम डिटेल से पढ़ेंगे रिस्पायरेशन में, अभी फिलहाल इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखना है यहाँ पे कि जो ब्लड के काम है इनके अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट है, बफर फंक्शन है। उसके अलावा क्या है कि जो ब्लड ग्रुप्स हैं ये भी जो रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजेंस पड़ी होती हैं उसकी वजह से ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो डिटरमाइन होते हैं। ठीक है, अब इनकी प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे हो रही होती है, तो फर्स्ट 2 मंथ्स जो हैं, फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ इंट्रायूट्रेन लाइफ, ठीक है, एम्ब्रियो के इनके यूट्रस के अंदर, उसमें ये इनकी प्रोडक्शन होती है योक सैक से। अब योक सैक क्या चीज़ है? योक सैक एम्ब्रियो का एक स्ट्रक्चर होता है, इनके ऊपर उसका ऊपर एपिब्लास्ट एक्टोडर्म है, दरमियान में मेसोडर्म होती है। ठीक है, मेसोडर्म के नीचे होती है एंडोडर्म, 3 लेयर्स होती हैं। ऊपर एमनियन होता है, ठीक है, और नीचे इसके अम्बिलिकल वेजिकल होता है और बाहर इसके कोरियन होता है। ठीक है, इस तरह ये स्ट्रक्चर होता है, ये एम्ब्रियोलॉजी में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऊपर एमनियन, नीचे अम्बिलिकल वेजिकल और दरमियान में 3 लेयर्स होते हैं, ट्राई लैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क होती है। तो ये जो अम्बिलिकल वेजिकल है इससे जो है वो ब्लड सेल बनते हैं फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है, उसके बाद 3rd मंथ से जो इसकी प्रोडक्शन है ब्लड सेल की वो लिवर और स्प्लीन में होती है, 3rd मंथ से 5th मंथ तक। ठीक है, उसके बाद 5th मंथ से ऑनवर्ड जो मंथ है उनमें ब्लड सेल प्रोडक्शन जो है वो बोन मैरो में स्टार्ट हो जाती है और बोन मैरो में इंक्रीज़ करती चली जाती है और लिवर स्प्लीन में प्रोडक्शन जो है वो ग्रेजुअली कम हो जाती है और बोन मैरो में इंक्रीज़ कर जाती है। अब बुक पे आ जाएँ तो बुक पे यहाँ पे ये बातें जो है बयान की गई हैं और यहाँ पे कहा गया कि कुछ जानदारों के अंदर जो है फ्री हेमोग्लोबिन जो है पड़ी होती है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर नहीं होती, वो इनके फ्री हेमोग्लोबिन के साथ अडेप्टेड होते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर ब्लड सेल्स जो है इनके अंदर हेमोग्लोबिन का रहना ज़रूरी होता है। अगर फ्री हेमोग्लोबिन ह्यूमंस के अंदर प्लाज्मा के अंदर इंक्रीज़ हो जाए तो किडनी के अंदर जो है रिलीज़ हो जाती है। किडनी के जो इसकी ट्यूब्यूल्स हैं, तो किडनी के ट्यूब्यूल्स के अंदर इसके कुमुलेट होने से, इकट्ठा हो जाने से क्या होता है कि ट्यूब्यूल जो है वो ब्लॉक भी हो सकती हैं और उसे किडनी जो है वो रिनल फेलियर हो सकता है। ठीक है, इसलिए ह्यूमंस के अंदर ये अडेप्टेशन है कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही रहती हैं। बस फंक्शन क्या है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इसका फंक्शन है। उसके बाद यहाँ पे कार्बोनिक एंड हाइड्रोजन एंजाइम का लिखा हुआ है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़ के कार्बोनिक एसिड बनाता है जो स्प्लिट होकर बाइकार्बोनेट बनाता है। बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। उसके बाद ये एसिड बेस्ड बफर का रोल प्ले करता है। देन साइज़ एंड शेप ऑफ आरबीसी की बात करें तो यहाँ से जस्ट आपने 7.8 माइक्रोमीटर इसका साइज़ है, ये याद रखना है। थिकनेस जो है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। उससे ऑनवर्ड इन्होंने बताया कि इसकी मेम्ब्रेन जो है वो डिफॉर्म हो सकती है क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन जो है वो काफ़ी मतलब कह लें कि ढीली सी मेम्ब्रेन होती है, इनकी एक्सेस ऑफ फ्री मेम्ब्रेन। इसका मतलब है कि मेम्ब्रेन इसकी सेल की जो शेप है उसके लिहाज से लार्ज होती है। जैसे कपड़ा अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कपड़ा हो, एक सूट का किसी का खुला कपड़ा हो तो वो जो है इकट्ठा भी हो सकता है, उसको फोल्ड भी हो सकता है, उसके बाद एक्सपैंड भी हो सकता है। इसी तरह इसकी मेम्ब्रेन होती है, ये फोल्ड भी हो सकती है, एक्सपैंड भी हो सकती है, जिसकी वजह से ये जो नैरो कैपिलरीज हैं उनके अंदर इजीली मूव कर जाता है। उसके ऑनवर्ड यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ हेमोग्लोबिन की बात की हुई है सारी, ये 34 ग्राम होती है 100 मिलीलीटर में। उसके बाद अगर हेमाटोक्रिट नॉर्मल हो तो मेल के अंदर 15 ग्राम होती है, फीमेल के अंदर 14 ग्राम होती है और कितनी जो है ऑक्सीजन बाइंड कर सकती है वो सारा बताया हुआ है। अब हेमाटोक्रिट क्या है यहाँ पे? हेमाटोक्रिट का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ ब्लड दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, यानी कि ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल कितने परसेंट हैं, इसको हम नाम लेते हैं हेमाटोक्रिट का। ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या होता है कि ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब है, सपोज कर लें कि टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर ब्लड डालते हैं। अब ब्लड को सेंट्रीफ्यूग करते हैं, जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज रेड ब्लड सेल्स बैठ गए हैं, ठीक है, ऊपर वाइट ब्लड सेल प्लेटलेट्स हैं, उसके ऑनवर्ड सीरम एंड सो मुख्तलिफ लेयर्स बन जाती हैं। अब ये रेड ब्लड सेल पूरे ब्लड का कितने परसेंट बांध रहा है, यहाँ पे इसकी हाइट हम देख लेते हैं। तो ये टोटल जो ब्लड है इसका कितने परसेंट बांध रहा है वो इसका हेमाटोक्रिट होता है, यानी कि टोटल ब्लड का कितने परसेंट जो है वो रेड ब्लड सेल से बना हुआ है, इसको हेमाटोक्रिट कहते हैं। और इसकी नॉर्मल वैल्यू 40 से 45% है, ये वैल्यू आपने याद रखनी है। उसके बाद एरियाज़ ऑफ ब्लड रेड ब्लड सेल्स ये बताया गया है।
तो सबसे पहले जो सिंथेसिस होती है वो योग सैक में, या योग सैक की दूसरा नाम अम्बिलिकल वेसिकल है, ठीक है, इसमें होती है। उसके बाद लीवर और स्प्लीन जो है ये मेन आर्गन्स हो जाते हैं, लीवर और स्प्लीन में मिलती है। उसके बाद सिंथेसिस होती है और कुछ लिम्फ नोड में भी बनता है, और उसके बाद जो है वो बोन मैरो में स्टार्ट हो जाती है। और इनिशियली जो है मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स सारा जो एक्टिव होता है, यानी कि लॉन्ग बोन जो बॉडी की ह्यूमरस, रेडियस अल्ना वगैरह, इन सब में सिंथेसिस होती है। लेकिन बाद में क्या होता है, इनके अंदर जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है तो ब्लड सेल की सिंथेसिस जो है कम होती जाती है। बच्चों में ज़्यादा होती है क्योंकि बच्चों में नया ब्लड बन रहा होता है, बॉडी की ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे जैसे बंदा ओल्ड होता है तो नए ब्लड सेल्स की ज़रूरत भी कम होती चली जाती है। तो उसके अंदर जो लॉन्ग बोन्स हैं इनके अंदर, इनके सिर्फ प्रोक्सिमल पोर्शन जो है वो एक्टिव रह जाता है। ब्लड सेल फॉर्मेशन में जो शाफ्ट है इनके अंदर, मीडुलरी कैविटी जो होती है उसके अंदर ब्लड सेल सिंथेसिस जो है कम हो जाती है। लेकिन जो बोन मैरो दूसरी बोन्स के जैसे वर्टिब्रे, स्टर्नम, रिब्स है और इलियम है हिप बोन का, इनके अंदर सिंथेसिस जो है वो इंक्रीज हो जाती है बाद में, ठीक है। आगे नेक्स्ट रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन पे आ जाए, जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल्स। तो यहाँ पे सबसे यहाँ पे इसको हम फिगर से देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बोन मैरो के अंदर होते हैं प्लोरीपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स। अब प्लोरीपोटेंट का मतलब क्या है, ये मल्टी पोटेंशियल है, यानी कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल, बेसोफिल भी बनाते हैं, और यही जो है रेड ब्लड सेल्स भी बनाते हैं, ठीक है। और इन्हीं से जो है प्लेटलेट्स के सेल जो है वो भी ड्राइव होते हैं। अभी क्या करते हैं, ये सबसे पहले प्लोरीपोटेंट सेल जो है डिवाइड होकर कमिटेड स्टेम सेल्स बनाते हैं। इनके ये स्टेम सेल्स बनाएंगे ब्लड से रेड ब्लड सेल्स के लिए, यानी कि रेड ब्लड सेल्स के जो प्रिकर्सर सेल्स हैं वो बनाएंगे, वाइट ब्लड सेल्स के प्रिकर्सर बनाएंगे, प्लेटलेट्स के प्रिकर्सर बनाएंगे, वो आगे रिस्पेक्टिव सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होंगे। तो अब क्या होता है, प्लोरीपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स ये डिवाइड होते हैं, डिवाइड होकर ये बनाते हैं क्लोरीफॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन, ठीक है, ये सेल्स का नाम है। और उसके साथ ये सेल्स बनाते हैं लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। और कुछ जो प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं ये बोन मैरो के अंदर थ्रू आउट दी लाइफ पड़े रहते हैं, ताकि वक्त ज़रूरत जो है ये सेल्स बनाते रहें, लाइफ के अंदर बनाते रहते हैं। जैसे ओल्ड सेल डिस्ट्रॉय होते रहते हैं तो न्यू सेल्स ये बनाते रहते हैं, लेकिन एज के साथ साथ ये न्यू सेल प्रोडक्शन जो है ये कम हो जाती है। अब क्लोरीफॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन जो है ये इंटरमीडिएट है रेड ब्लड सेल्स की सिंथेसिस में, यानी कि रेड ब्लड सेल के प्रिकर्सर की सिंथेसिस में। क्लोरीफॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन जो है अब ये डिवाइड होता है, ये डिवाइड होकर दो तरह के प्रिकर्सर बना रहा है। क्लोरीफॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट बना रहा है और क्लोरीफॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट बना रहा है। अब क्लोरीफॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट जो है ये आगे डिवाइड होकर बना रहा है क्लोरीफॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट। अब क्लोरीफॉर्मिंग एरिथ्रोसाइट जो है ये स्टेम सेल है, ये प्रिकर्सर है रेड ब्लड सेल का, इसने ओनवर्ड रेड ब्लड सेल ही सिंथेसाइज करने हैं। और क्लोरीफॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन जो है इससे क्लोरीफॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट बना, ठीक है, और क्लोरीफॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट बना। अब क्लोरीफॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट ने क्या बनाना है, इसने सारे ग्रेनुलोसाइट बनाने हैं। ग्रेनुलोसाइट वाइट ब्लड सेल की क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल आते हैं। और साथ इसने बनाने हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट जो हैं ये बाद में टिश्यू मैक्रोफेजेस बनाते हैं। और इसने साथ जो इससे बनते हैं वो क्लोरीफॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट बनते हैं। अब मेगा कैरियोसाइट लार्ज सेल होते हैं बोन मैरो में, इनसे फ्रैगमेंट्स जो हैं टूटती हैं। सपोज ये एक मेगा कैरियोसाइट का प्रिकर्सर है, इसने आगे ये एक मेगा कैरियोसाइट बना दिया, ठीक है। अब इससे छोटे इसके पार्ट्स जो हैं वो टूटते हैं और वो पार्ट्स जो हैं वो वही प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह प्लोरीपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल से क्लोरीफॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन बना, स्प्लीन। अब क्लोरीफॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन डिवाइड होके ये बना रहा है क्लोरीफॉर्मिंग ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट, क्लोरीफॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट और क्लोरीफॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट। अब ब्लास्ट जो है ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को कहते हैं। अब इससे बनेगा क्लोरीफॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट जो रेड ब्लड सेल बनाएगा, और ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट बनाएगा वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स, और मेगाकैरियोसाइट से आगे प्लेटलेट्स जो हैं ये डिराइव होंगे। और नीचे इसकी दूसरी जो डिवीजन थी लिम्फॉइड स्टेम सेल्स की, उससे बी एंड टी लिम्फोसाइट जो है आगे डिराइव होते हैं। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता है। और इससे ऑनवर्ड मूव करें तो इसको दो तरह के जो कहने के फैक्टर्स जो हैं वो इस सारे प्रोसेस को जो है वो अफेक्ट करते हैं। इसके अंदर इनको ग्रोथ इंड्यूसर्स कहते हैं, और दूसरा हम कहते हैं डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स। अब ग्रोथ इंड्यूसर्स क्या हैं, जो प्लोरीपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं, यानी कि इन सारे सेल्स की डिवीजन को इंक्रीज़ कर देते हैं, इसकी डिवीजन को और मज़ीद सेल फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। उनको नाम देते हैं ग्रोथ इंड्यूसर। और डिफरेंशिएशन इंड्यूसर वो हैं जो किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स के अंदर इनको डिफरेंशिएट करवाते हैं। इनके ग्रोथ इंड्यूसर ने इसको डिवाइड करवाना स्टार्ट कर दिया, इससे 2 से 4, 4 से 8 सेल बने। अब उन 8 सेल से डिफरेंशिएशन इंड्यूसर डिसाइड करेगा कि उन 8 सेल जो नए बने हैं उनको एरिथ्रोसाइट की तरफ लेके जाना है, ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट की तरफ लेके जाना है, या मेगाकैरियोसाइट की तरफ लेके जाना है,
ठीक है, वो काम होता है डिफ्रेंशिएशन इंड्यूसर का। ठीक है, तो ये ग्रोथ इंड्यूसर और डिफ्रेंशिएशन इंड्यूसर इसको असरअंदाज करते हैं। यहाँ पे इंटरल्यूकिन 3 का कहा हुआ है कि सबकी ग्रोथ जो है करवाता है ऑल टाइप ऑफ प्रिकर्सर या स्टेम सेल्स जो हैं। ठीक है, और बाकी कुछ जो सिलेक्टिव होते हैं बाकी इन्होंने इधर मेंशन नहीं किए हुए। एक इरिथ्रोपोइटिन जो है वो मेंशन है, उसके अलावा फोलिक एसिड और B12 और बाकी फैक्टर जो है यहाँ पे नहीं दिए हुए, तो हमें उनको मतलब याद करने की या उनको डील करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसके ऑनवर्ड स्टेजेस पे आए, स्टेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो इसकी स्टेजेस में सबसे पहला जो सेल्स बनता है वो होता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, यानी कि जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट था इसकी डिवीजन से आगे, इसकी फर्दर डिवीजन से आगे बनता है सेल प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, ये प्रोइथ्रोब्लास्ट इसकी डिवीजन से बनता है। अब प्रोइथ्रोब्लास्ट जब डिवाइड करेगा तो इससे जो न्यू सेल बनता है उसका नाम होता है बेजोफिल एरिथ्रोब्लास्ट। बेजोफिल एरिथ्रोब्लास्ट की डिवीजन से बनता है पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, इसकी डिवीजन से ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट, और उससे ऑनवर्ड रेटिकुलोसाइट और फिर रिमेच्योर एरिथ्रोसाइट्स। अभी जो तरतीब है इन स्टेप्स की, जो नेम्स हैं, इसको इस तरतीब से आपने याद करना है। अब होता क्या है, जो प्रोइथ्रोब्लास्ट है ये फर्स्ट सेल होता है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस जो है स्टार्ट होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन को देख के हम बता सकते हैं कि ये जो सेल है ये रेड ब्लड सेल्स की सीरीज़ क्या है। ठीक है, अब जैसे जैसे वो डाउनवर्ड यहाँ पे डिवीजन होती जाएगी प्रोइथ्रोब्लास्ट की, बेजोफिल एरिथ्रोब्लास्ट में, पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट में एंड सो ऑन, तो हेमोग्लोबिन कंटेंट जो है इन सेल्स के अंदर इंक्रीज होता चला जाता है डाउनवर्ड। बेजोफिल में प्रोइथ्रोब्लास्ट से ज़्यादा होगा, डाउनवर्ड जो ऑर्थोक्रोमिक में पॉलीक्रोमेटोफिल से ज़्यादा हेमोग्लोबिन होगी, तो डाउनवर्ड हीमोग्लोबिन इंक्रीज होती चली जाती है। लेकिन जो इसके अंदर ऑर्गेनेलिज हैं या न्यूक्लियस का साइज़ है वो डिक्रीज होता चला जाता है। ऑर्गेनेलिज जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, वो जो है वो डिक्रीज होते चले जाते हैं। तो रेटिकुलोसाइड पे जब पहुंचते हैं, यहाँ पे उन्होंने अंदर एक क्रॉस से लगाए हुए हैं, तो रेटिकुलोसाइड पे जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल ही अब्जॉर्ब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ कंटेंट जो है, माइनर कंटेंट जो है वो गोल्गी प्लेटस का और माइटोकॉन्ड्रिया का मौजूद होता है। ठीक है, तो इस केस में, रेटिकुलोसाइड के केस में, हेमोग्लोबिन जो है वो 34% जो है इसके अंदर एकुमुलेट हो चुकी होती है, यानी कि मैक्सिमम जितनी होनी थी हेमोग्लोबिन उतनी इसके अंदर आ चुकी है। उसके बाद रेटिकुलोसाइड स्टेज में ये क्या करता है कि जो बोन मैरो है, बोन मैरो के अंदर कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज के अंदर ये एंटर हो जाता है, और कैपिलरीज के अंदर इसके एंटर होने के फिनोमेना को हम नामते हैं डायपीडिसिस, यानी कि यहाँ पे अगर कैपिलरी वॉल है, ठीक है, ये सपोज की कैपिलरी वॉल है यहाँ पे, तो कैपिलरी वॉल के अंदर पोर्स होते हैं। अब ये इन पोर्स में से गुजर के स्क्वीज़ करके, यानी कि अपने आप का जो मेम्ब्रेन है डीफॉर्म करके यूँ इस फॉर्म में कंप्रेस होके गुजर के ब्लड के अंदर एंटर होता है, और इसके अंदर ब्लड के अंदर जो ये मूवमेंट एंट्री है, इस फिनोमेना को नाम देते हैं डाई एपिडिसिस का। अब 1-2 दिन ये ब्लड के अंदर गुजारता है, तो इसके अंदर जो बाकी जो कंटेंट होता है, कुछ रेमनेंट्स होते हैं गोल्गी प्लेटस के, माइटोकॉन्ड्रिया के, वो भी ख़त्म हो जाते हैं, तो ये मैच्योर एरिथ्रोसाइट के अंदर चेंज हो जाता है। अब रेटिकुलोसाइट जो है नॉर्मल ब्लड के अंदर इसकी परसेंटेज जो है अबाउट 1% या लेस देन 1% होती है। अगर इंक्रीज़ हो जाए, सपोज के 4-5% किसी इंसान में रेटिकुलोसाइट आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर ब्लड सेल की फॉर्मेशन जो है वो बहुत रैपिडली चल रही है, ब्लड सेल फॉर्मेशन रैपिडली हो रही है। ठीक है, ये सारी बातें इधर स्टेजेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ रेड ब्लड सेल में लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, ठीक है, इनका यहाँ पे जो जेपी का चैप्टर 10 है, यहाँ पे टेबल बना हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या जेपी से इसको पढ़ लें। ठीक है, तो यहाँ से इन स्टेप्स को आप जो है वो स्टडी कर लें, याद कर लें तो बेटर है। यहाँ पे इन्होंने अर्ली नॉर्मोब्लास्ट वर्ड जो है ये यूज़ किया है बेजोफिल एरिथ्रोब्लास्ट के लिए, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट उन्होंने वर्ड यूज़ किया है पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट के लिए, और लेट नॉर्मोब्लास्ट उन्होंने वर्ड यूज़ किया है ऑर्थोक्रोमिक एरिथ्रोब्लास्ट के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया गया किस स्टेट पे क्या चेंज आ रही है, यहाँ से याद कर लें तो बेटर है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।